कौन है वो? नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। राहुल गांधी के तीखे तेवर यूं ही नहीं है। वो समझ रहे हैं कि दरअसल इस दौर में संकट तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स पर भी आने वाला है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कभी दुनिया की टॉप 60 कंपनियों में शामिल थी, अब फिसलकर 106वें स्थान पर पहुंच गई है। पिछले हफ्ते रिलायंस का नेटवर्थ 2 से 3 लाख करोड़ रुपया शेयर बाजार में कम हो गया। दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की सूची में भारत पूरी तरह से बाहर हो गया है। 2025 की शुरुआत तक भारत की 3 बड़ी कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया की टॉप 100 वैल्यूएबल कंपनियों में शामिल थी। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि इस सूची में भारत की एक भी कंपनी नहीं बची है। समझने की कोशिश कीजिए, जब युद्ध नहीं हो रहा था या फिर ठीक 1 बरस पहले और आज की तारीख में इस देश की जो टॉप मोस्ट कंपनी रिलायंस है, युद्ध से पहले उसकी वर्ल्ड रैंकिंग 73 थी। पिछले साल वो 53 थी, अब वो 105 है। लेकिन जब संकट के दायरे में सिस्टम ही आकर खड़ा हो जाए तो उसके बाद सवाल 1-2 कॉरपोरेट का नहीं होता है। 3000 के भीतर जो खास तौर से लगभग 250 बड़ी कंपनियां हैं, वह भी इस दौर में संकट काल के दायरे में आ गई। तब भारत का कॉरपोरेट क्या करेगा? और अब जरा सोचिए कि इस देश में बीते 10-12 बरस में किस किस बड़ी बड़ी कंपनियों का सरकार के साथ क्या क्या स्टेक पर लगा हुआ होगा। और स्थिति ऐसी आ जाए जब पहली बार लगने लगे कि अगर जो स्टेक पर लगा है अब उसको भी गंवा तो नहीं देंगे। अब जब संकट गहराया है तो संकट का असर किस पर पड़ेगा? जिनका स्टेक इस सरकार के साथ लगा हुआ है या सरकार पर लगा हुआ है, उनके सामने भी संकट है। आरबीआई नोट छापे या इस देश को लोन लेना पड़ जाए। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, जो बड़े कॉरपोरेट है, उनको तो राहत रियायत दी जाएगी। लेकिन जब संकट के दायरे में सिस्टम ही आकर खड़ा हो जाए तो उसके बाद सवाल 1-2 कॉरपोरेट का नहीं होता है। सवाल देश के भीतर हर बड़ी इंडस्ट्री, हर बड़े कॉरपोरेट का होता ही है, जिसकी कतार रिजर्व बैंक के मुताबिक इस देश में तकरीबन 3000 है। इन 3000 के भीतर जो खास तौर से लगभग 250 बड़ी कंपनियां हैं, वह भी इस दौर में संकट काल के दायरे में आ गई। यह पहली हकीकत बीते 12 बरस के इस देश के सामने आकर खड़ी हो चली है, जिसमें असर तो व्यापक होगा और उसके दायरे में कॉरपोरेट भी आएंगे और कॉरपोरेट की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग कम होती चली जाएगी, जो बीते 28 फरवरी के बाद से ही शुरू हो गई थी। हम एक एक आंकड़े को परखें, समझें। पहली बार यह समझ लीजिए कि अब कॉरपोरेट ने जो अपना स्टेक सब कुछ मौजूदा मोदी सरकार पर लगाया था और विपक्ष इस दौर में गायब हो गया। राहुल गांधी क्या इसीलिए उस तेवर के साथ अब मैदान में उतरे हैं जहां पर वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भारत का इकोनॉमिक सिस्टम बेच दिया गया और अब जब संकट गहराएगा तो इस देश पर जब संकट आएगा तो बड़े बड़े कॉरपोरेटों को इसका लाभ मिलेगा। उन देशों को इसका लाभ मिलेगा जिन्होंने हमारे सिस्टम को खरीद लिया है। फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अदानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। दरअसल राहुल गांधी के तीखे तेवर यूं ही नहीं है। वो समझ रहे हैं कि दरअसल इस दौर में संकट तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स पर भी आने वाला है और छोटे कॉरपोरेट या छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट या देश के छोटे बिजनेसमैन, उन्हें भी तो समझना होगा, उनके भी तो सर्वाइवल की लड़ाई होगी। लेकिन इस देश के भीतर की पहचान तो मजदूर है, किसान है, दलित है, पिछड़ा तबका है, जिसके पास रोजगार नहीं है। खेती की लागत बढ़ गई लेकिन कमाई हो नहीं पा रही है, मजदूरों के पास काम नहीं है। लेकिन इस पूरी परिस्थिति को अगर समझें तो दुनिया में भारत का इकलौता कॉरपोरेट है जो ऐसी किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं करता है जिसमें लाखों की तादाद में मजदूर काम कर रहे हो, या फिर प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो कि दुनिया के बाजार में उसके प्रोडक्ट की एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान हो। यह अलग मसला है कि दुनिया के रईसों की कतार में अंबानीज अडानीज का जिक्र आता है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत न सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को लेकर बल्कि अपने एग्रीकल्चर और अपनी जमीनी संसाधनों को लेकर भी दुनिया के बाजार में बहुत कीमत है उसकी, और उस कीमत पर कब्जा इस देश के कॉरपोरेट्स ने सत्ता के जरिए कर लिया। तो यह एक ऐसा परिस्थिति के बीच फंसा हुआ मंत्र है जिसको लेकर राहुल गांधी के तीखे तेवर हैं। पिछले हफ्ते रिलायंस का नेटवर्थ 2 से 3 लाख करोड़ रुपया शेयर बाजार में कम हो गया। जो टीसीएस है
उसकी रैंकिंग पिछले बरस 84 थी, 84 थी। युद्ध से ठीक पहले वो 171 पर था। लेकिन आज की तारीख में उसकी रैंकिंग 300 साढ़े 300 तक पहुंच गई है। HDFC प्राइवेट बैंक जो कि 97 रैंक पर था वो 190 रैंक पर आ गया। एयरटेल जो कि 164 रैंक पर था वो 202 के रैंक पर आ गया। L&T 370 से बढ़कर 494 पर पहुंच गया। ICICI बैंक, यह भी तो प्राइवेट बैंक है, इसकी रैंकिंग भी 169 थी जो आज की तारीख में 274 है। LIC जो सबसे ज्यादा पैसा शेयर बाजार में लगाता है और जिसकी अपनी नेटवर्थ इस देश के लोगों ने जितना पैसा जमा कर रखा है, उसकी रैंकिंग 327 थी जो आज बढ़कर 526 में आ गई है। बजाज फाइनेंस 372 की रैंकिंग थी, आज 469 पर आ गया। इस देश का सबसे बड़ा बैंक SBI 231 पर रैंकिंग थी युद्ध से ठीक पहले, जो आज की तारीख में 276 हो गया। अब पहली बार एक ऐसी परिस्थिति आई है जिसमें दुनिया के सामने प्रोडक्ट्स की किल्लत है। ढहती हुई परिस्थिति में जो संकेत जिस तूफान की आहट का जिक्र कर रहे हैं, उस तूफान का मतलब आने वाले वक्त में इस देश के मजदूर और किसान और इस देश की रसोइयां सबसे पहले कंगाल होगी, यह उसके संकेत हैं। और कमोवेश इस देश के भीतर जब पहली बार प्राइवेटाइजेशन से आगे निकलकर मोनेटाइजेशन की दिशा में एक पाइपलाइन बनाई गई और 6 लाख करोड़ की पहली बार और उसके बाद 10 लाख करोड़ की दूसरी बार बनाई गई, तब भी यह देश तैयार नहीं हुआ कि उन्होंने जिन नेताओं को चुना जो मंत्री बन गए, उन मंत्रालयों के कामकाज को भी निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। और स्थिति इस दौर में बैंकों से लेने वाले लोन और ना लौटान कर लोन के बदले रिटर्न ऑफ सरकार के जरिए करना, जो एक आंकड़ा 16 से 25 लाख करोड़ के बीच रेंगता है, इसका कोई जवाब RBI भी आज तक दे नहीं पाया। लेकिन इस पूरे 12 साल के सफर में संकट कभी नहीं आया इस तरीके से। जो संकट आया वो हमारी इकोनॉमी के बीच का था, हमारे देश के बीच का था, तो उसको कॉरपोरेट के पैसे और इलेक्शन की जीत के सहारे संभाल लिया गया। दूसरा संकेत रोजगार न मिल पाना और मिले हुए रोजगार का खत्म होते चले जाना, यह दूसरा संकेत है। और तीसरा संकेत उस छिटपुट घूमती हुई इकोनॉमी के पहिए पर ब्रेक लग जाना, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल लाभार्थी ही बचे। कुछ यह संदेश इस वक्त की अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ी आहट है, जिसकी उम्र 1 से 3 महीने के बीच है। भंडार 1 महीने का है, क्राइसिस पूरे तरीके से जब छाएगा तो उसकी उम्र 3 महीने के बीच की है। स्थितियां भयावह तो है, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री यात्रा पर हैं, लौट आए तब फिर बात होगी उनसे सीधे संवाद के जरिए। ना इंटरव्यू देते हैं, ना जवाब देते हैं। फिर पूछा जाएगा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर कौन है, कहां है, क्यों नहीं है, और कॉरपोरेट के लिए कैसा पैकेज सरकार ने तैयार कर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।